हिस्ट्री वाले कंपोनेंट के अंदर एक समस्या हमारे साथ बड़ी भारी रहती है, जिसे हम कहते हैं कि जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर से जो एमपी का कंपोनेंट है उसे निकालना बड़ा आवश्यक होता है। एमपी का कंपोनेंट का मतलब हो गया कि एमपी के अंदर कब कब कहाँ कौन कौन से राजवंश राज करते रहे हैं, और ये आपको रेगुलरली क्वेश्चन आते रहे हैं और ये आने वाले समय में भी आपके पास आते रहेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। पुराने का नाम लें और शुरू करें, थोड़ा बहुत पढ़ लें, जीवन छोटा है। ओके, सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो एंशियंट पीरियड है, हिस्ट्री का जो पीरियड होता है, उस एंशियंट हिस्ट्री के पीरियड के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड्स को मार्कअप किया जाता है। लास्ट टाइम तक हमने जो काम किया है उसके अंदर स्टोन एज हो गया, देन मेसोलिथिक एज हो गया, नियोलिथिक हो गया, चाल्कोलिथिक हो गया, इन्हें प्री हिस्ट्री हम कर चुके हैं, प्री प्रोटो हिस्ट्री। साथ ही साथ में हम लोगों ने वैदिक और लेटर वैदिक के पीरियड के अंदर जहाँ जहाँ हमारे पास हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मिलता था उसका एक छोटा सा सेशन मैंने लिया था अलग से। आज हम लोग उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जहाँ पे हमारे पास पुराणों से निकलने वाली या एपिक से निकलने वाली, यानी ऐसा पार्ट जो अब स्मृति से आता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर एमपी का हिस्ट्री पार्ट होता है। सो आज का काम वो है। तो सबसे पहली चीज़ ये देखिएगा कि बेसिकली पुराण और एपिक्स वहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। पहला तो ये हो जाएगा, दो किताबें हो जाती हैं, दो सेट हो जाते हैं, पुराण और एपिक। एपिक यानी रामायण महाभारत। एक इंस्क्रिप्शन है आईहोल इंस्क्रिप्शन, ये पुलकेशिन 2 का है, 3102 BC कहलाता है। हालांकि ये बताता है कि 3102 के अंदर महाभारत की लड़ाई हुई होगी। महाभारत की जो लड़ाई है उस एपिक के अंदर उसके ऊपर सारा खेल है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई के अंदर कौन कौन सी डायनास्टीज थी और वो डायनास्टीज किस हिसाब से मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर इन्वॉल्व थी। कुछ एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन किए गए हैं, उनके हिसाब से 2250 के लगभग समय काल आता है। देन प्रेजिटर हैं, उन्होंने पुराणों की स्टडी करी है और उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला है कि लगभग महाभारत जो है वो 950 BC के आसपास हुई थी। अब ये जो कंसेप्ट है इसको कंट्राडिक्शन में डाला जाता है और एक दूसरे हिस्टोरियन है, उनका नाम है पुसलकर। पुसलकर बोलते हैं लगभग 1400 AD के आसपास महाभारत की लड़ाई हुई थी। सो वी कैन कन्वीनियंटली से कि अराउंड 1000 BC से 1500 BC के आसपास हुआ था। अब जो ये महाभारत की लड़ाई हुई थी, अगर हम उसके पहले जाते हैं तो लगभग मनु वैवस्वत की कहानियाँ आती हैं। मनु वैवस्वत वो जिन्होंने एक नाव बनाई थी और लेकर चले थे सब लोगों को और एक पहाड़ पे उतरे थे और फिर वो फ्लड आया था, वो वाली कहानी। अब इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये पहले अवतार भी हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट निकल कर आती है कि ये सेम स्टोरी इज इन्वॉल्व इन बिब्लिकल ट्रेडिशंस ऑल्सो और इस्लामिक ट्रेडिशंस ऑल्सो। बाइबल में भी ये कहानी है, देन कुरान के अंदर भी ये कहानी है। तो ये एक ग्लोबल फिनोमेना है और जो अब्राहमिक रिलीजन है, जिसे हम सेमेटिक रिलीजन बोलते हैं, उसके अंदर भी ये स्टोरी इम्पॉर्टेंट बनती। तो मनु वैवस्वत लगभग 95 जनरेशन्स पहले हुए हैं महाभारत वॉर से। अब महाभारत की लड़ाई के बाद भी ये कहा जाता है कि मनु वैवस्वत की जो कैपिटल हुआ करती थी वो अयोध्या है या अयोध्या रही थी उस समय में, और ये पुराणों में आता है। उनके 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था इला। इसमें जो नाम आते हैं वो है करुष, जिनके बाद एक डायनास्टी बनती है जो रीवा के क्षेत्र के आसपास, जो प्रेजेंट डे रीवा है उसके आसपास बनती है, बघेलखंड वाला, बुंदेलखंड वाला रीजन, नॉट बुंदेलखंड, बघेलखंड वाला रीजन। अब जो 10 सन थे उसमें से एक सन का नाम था इल, एक का नाम था इश्वाकु, इनकी भी डायनास्टी बनेगी। नभाग, दृष्टा, शरियाती, नरिश्यंत, ये भी दे दो दोनों, एक इसको भी दे देना, ये वाला। ओके, सो अयोध्या वाज अ कैपिटल और उसके बाद में कहा था मैं, नरिश्यंत, प्रांशु, नागा गोदिष्टा, करुष और कृष्णा, ये 10 नाम थे। और इसमें फिर एक किंगडम स्टार्टिंग की मिलती है हमको उस समय की, करुष किंगडम। ये मनु के पुत्र करुष से निकलती है और ये रीवा और बघेलखंड वाला इलाका है मॉडर्न डे के ऊपर। तो यहाँ एक कैलकुलेशन है कि मनु वैवस्वत से अगर हम जोड़ कर देखते हैं तो जो कैलकुलेशन किया है कि एक एज के अंदर 18 साल लिए जाएं और 18 साल से उसको कैलकुलेट किया गया तो लगभग 1400 BC के आसपास महाभारत की एज आती है।
अब जो कुशलकर साहब हैं, बड़े हिस्टोरियन हैं, इन्होंने पुराणिक एविडेंस निकालते हुए कुछ डायनास्टीज दी हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर हमें मिलती हैं। इसमें एक डायनास्टी आती है ययाति। हिस्ट्री के अंदर आप कोई सी भी किताब उठा के देखेंगे तो उसके अंदर ये नाम मिल जाएगा, बट सवाल ये है कि इसका लिंकेजेस कहाँ से आ रहा है। ययाति मनु की 5वीं जनरेशन है और लगभग इनका डायनास्टिक पीरियड 90 साल का माना गया है, तो लगभग 3000 BC के आसपास इनका समय काल आता है। मांधात्री ये 20वीं जनरेशन है मनु की और इनका टाइम पीरियड 2740 BC आता है। नेक्स्ट पेज सर। आई डोंट टीच अकॉर्डिंग टू द नोट्स। नए नए आके बैठे हैं बालक हमारे, तो उनको सिखाना पड़ेगा धीरे धीरे कि सारे नोट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। मांधात्री मनु की 20वीं जनरेशन है, लगभग 2740 BC के आसपास का काम है। इसके बाद अर्जुन, कार्तवीर्य, विश्वामित्र, जमदग्नि, परशुराम, हरिश्चंद्र, ये 31st से 33rd जनरेशन ऑफ मनु कहलाते हैं और इनका जो समयकाल आता है वो 2550 से 2500 BC के आसपास आता है। देन अयोध्या, सागर और दुष्यंत, हस्तिनापुर और भारत, ये 41st से 44th जनरेशन कहलाते हैं मनु की और इनका समयकाल जो है लगभग कहा जाता है 2350 से 2300 BC तक का था। फिर राम जी हैं, ये 65वीं जनरेशन माने जाते हैं मनु की और इनका एस्टिमेटेड पीरियड है 1950 BC के आसपास। तो ये हमारे पास जो पुराण है, महाभारत है और रामायण है, उनकी कहानियों के ऊपर काम होता है। अब कुशलकर की जो क्रोनोलॉजी है वो 1400 BC की डेट आती है और इसके साथ हम जितना भी काम करते हैं हिस्टोरिकल टाइमलाइन निकालने का, वो उसके साथ एडजस्ट हो जाती है, बट कोई कंक्रीट एविडेंस मिले तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी टेक्निकल कैलकुलेशंस हैं, ये सब कयास लगा के लगाई गई। तो देयर इज अ वार्निंग हियर, और जिस किताब से लिया गया है उस किताब में भी ये वार्निंग लिखी हुई है कि ये पुराणों से और एपिक से लिया गया है, तो वहाँ उसके एग्जैक्ट डेट निकालना लगभग असंभव है। अब ययाति पीरियड के अंदर 2 वंश पावरफुल हो जाते हैं, एक है चंद्रवंश और एक है सूर्यवंश। अब चंद्रवंश की कहानी ऐसी है कि जो मनु की पुत्री थी इला, उन्होंने सोम से विवाह किया था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था पुरुरवा, और इस पुरुरवा से चंद्रवंश की शुरुआत मानी जाती है। इसको एल डायनास्टी भी बोला जाता है या एल वंश भी बोला जाता है। जनरली कहा जाता है कि पुराणों के अंदर कि ये हिमालयन क्षेत्र में ओरिजिन हुए थे, लेकिन जो पर्चिटर है, ऑथर है, उन्होंने इनको लगभग रीवा के आसपास वाले इलाके में, इलाहाबाद के आसपास वाले इलाके में या प्रयागराज के इलाके में लोकेट किया है। डॉक्टर डीपी मिश्रा हैं, वो इन्हें बैक्ट्रिया के पास लोकेट करते हैं। नाउ बैक्ट्रिया इज नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान। बैक्ट्रियन ग्रीक हैं जो आएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो बैक्ट्रिया है। वेरी गुड मॉर्निंग। अब पुरुरवा ये गंगा यमुना द्वाब के अंदर एक्सटेंड करते रहे, मालवा तक पहुंचे, ईस्टर्न राजस्थान पहुंचे, बुंदेलखंड पहुंचे और करुष डायनास्टी यानी बघेलखंड के क्षेत्र तक ये लोग फैल चुके थे। इसके बाद में जब पुरुरवा की डेथ हो जाती है तो ये डायनास्टी 2 हिस्सों में बट जाती है, आयु और अमावासु में। आयु इज कंसिडर्ड एज द मेन ब्रांच, मुख्य ब्रांच कहलाती है, और अमावासु ये कान्यकुब्ज डायनास्टी कहलाती है। इन लोगों ने अपनी अलग अलग किंगडम्स एस्टैब्लिश करी। ययाति बाद में इनके पुत्र होंगे, ये अपने एम्पायर को फिर अपने बच्चों में फिर से बांट देंगे। शुरुआत के अंदर पुरुरवा को एक सक्सेशन की लड़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑपोजिशन मिलता है ब्राह्मण्स का, खास तौर पर नैमिष संतों की कहानी है ये, तो वो अभी हम नहीं कह रहे। यहाँ पे नहुषा और ययाति, दैट इज नहुषा जो है वो आयु के पुत्र थे, इन्होंने पहला थिएटर एस्टैब्लिश किया था पृथ्वी के ऊपर। ययाति नहुषा के पुत्र हैं और इन्होंने अपने पुत्रों के बीच में अपनी किंगडम को डिवाइड किया था, बंटवारा कर दिया था, जिसमें यदु, तुर्वासु, अनु, द्रिहु और पुरु, ये 5 पुत्रों में अलग अलग जगह के ऊपर बंटवारे कर दिए गए। यदु के जो बेटे थे वो क्रोष्ट्री और सहस्त्रजीत थे, जिनकी वजह से यदुवंश और है वंश चालू हुआ। तो अब इसका एक नोट कर लीजिए। बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम एरिया क्या होता है कि यहाँ आपसे सिर्फ नाम पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट एनेक्डोट्स वाला काम नहीं होता है और रेयर आता है। तो आपका काम ये होगा कि मनु व्यवस्था से चालू होंगे, ऑर्डर लेते हुए आएंगे, फिर चंद्रवंश और सूर्यवंश का जैसा मेरा नोट्स में चार्ट है, जिन लोगों को नोट्स नहीं मिलते हैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, वो यहाँ पर उनको एक फ्लो चार्ट डायनास्टिक ऑर्डर में बना लेंगे कि किस समय पर
किस तरह से ये बंटवारे होते चले गए और फिर कहाँ पे कौन सी नई डायनास्टी का इमरजेंस होता है। तो आने वाली हिस्ट्री के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ये कहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को एमपी की हिस्ट्री भी पढ़ना है और इंडिया की हिस्ट्री भी पढ़ना है। ये वाला पार्ट हमारा इंडियन वाला पार्ट है, इसके अंदर एमपी वाला जो पार्ट आता है हमारा, मतलब ये है तो एमपी का ही, लेकिन कहानी पूरी इंडिया की चल रही है। इसमें एमपी के अंदर फोकस हमारा थोड़ा सा उतरेगा, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको इसका एक डायनास्टिक चार्ट बना के काम करना है। अगली जो हमारी डायनास्टी यहाँ पे थी दैट इज सूर्यवंश, सोलार डायनास्टी अंग्रेजी में कह देते हैं। इक्ष्वाकु जो मनु वैवस्वत के पुत्र थे, इन्होंने सूर्यवंशी क्षत्रिय राज जो मनु के बाद में अयोध्या से ही शुरू किया था, उनको बाद में मनु वैवस्वत ने मध्य देश की राजपाट दे दिया गया था। और यहाँ पर इक्ष्वाकु के एक पुत्र थे, उनका नाम था दंडक, और ये सदर्न क्षेत्र में राज किया करते थे। बेसिकली अब ये छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट हो गया, मध्य प्रदेश का जो पुराना मध्य प्रदेश अगर बोले तो किताबों में लिखा है मध्य प्रदेश के सदर्न हिस्से में, तो सदर्न हिस्सा वो पुराने मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा होता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है बोले साउथ में किधर। सो ये दंडक जो पुत्र हैं इनके, ये उस क्षेत्र में राज करते थे जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट है, और वहां पे जो अरण्यक होते थे यानी जंगल होते थे, इसलिए उस इलाके को कहा जाता है दंडकारण्य, दंडक अरण्य। तो दंडकारण्य वो इलाका हो जाता है जो बस्तर का इलाका था। और यहाँ पर इस टाइम पर हमें इस इलाके से कुछ एविडेंसेस मिलते हैं एपिक्स के अंदर जो रामायण में खास तौर पर आते हैं। ये था हमारा पहला पीरियड जिसके बारे में हमने बोला है कि ययाति पीरियड, जहाँ पे 2 डायनास्टीज का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है। इसका बेसिक चार्ट बना के बेसिक डायनास्टीज आपको खड़ी कर देनी है। इसके बाद में अगला पीरियड शुरू होता है मानधात्री पीरियड, ये 2750 से 2550 बीसी का। आप यहाँ पर थोड़ा सा सोच के देखिएगा, ये वो समय काल चल रहे हैं जिस समय काल के अंदर चालकोलिथिक एजेस, नियोलिथिक एजेस, आयरन एज की स्टार्ट भी हमारी नहीं होती। वैदिक पीरियड तो यहाँ एंटर भी नहीं किया है। सो कन्फ्लिक्ट्स आपको बहुत सारी मिलेंगी, इसलिए इन कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर कभी नहीं सोचना। किताबों के अंदर जो दिया है उसके ऊपर हाईलाइट करते हुए सवाल के ऊपर फोकस रखना है। अभी हमें मेंस का फोकस नहीं करना है, प्री का फोकस करना है। जो किसी स्कॉलर ने किसी स्थान पर लिखा है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो वैसा का वैसे याद करें। हम लोग ये मान के चलते हैं कि आर्यंस का जो आना हुआ है भारतवर्ष के अंदर वो लगभग 1500 बीसी के आसपास से एंटर होना चालू हुए। इसके पहले भी आ सकते हैं, तो एविडेंसेस नहीं है, इस वजह से समस्या ये मैंने पहले भी कही थी आप लोगों को, और अभी फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब यहाँ आर्यंस एक हिस्ट्री बोलती है नहीं आए थे। तो ये कंसिडरेशन है, क्योंकि ये पुराण है, पुराण आर मोस्टली कंसिडर्ड एज लेजेंड और मिथ, दे आर नॉट एग्जैक्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। सो मैंने पहले भी ये चीज़ आपको क्लियर करी है, देयर इज वन एलिमेंट नोन एज मिथ, अनदर एलिमेंट नोन एज लेजेंड, एंड देन सर्टेन सम थिंग्स आर देयर व्हिच आर नोन एज द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। सो मानधात्री एक राजा है, मानधात्री बेसिकली युवा नाश्वा के पुत्र हैं और ये सूर्यवंशी हैं। इनको विजिक्षु राजा कहलाते थे क्योंकि इन्होंने सूर्यवंश का नाम बहुत ऊंचा करा था और इन्होंने अपना एक टाइटल लिया था चक्रवर्ती सम्राट का। इन्होंने ये कहा जाता है कि पूरी जो पृथ्वी है इसको एक दिन के अंदर कब्जे में ले लिया था और इंद्र के आधे राजपाट को कब्जे में ले लिया था, और ये भी कहा जाता है कि विष्णु के 5वें अवतार हैं। इन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे, कहा जाता है कि 100 अश्वमेध और राजसूय यज्ञ हैं इनके। अब यहाँ पर आप बात करोगे 2750 से 2550 बीसी का, और यज्ञ हमको मिलते हैं वेदों के अंदर। अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आना चालू होगी कि मैं क्या काम करवा रहा हूँ आपसे और कहाँ आपका आइडिया लेके जा रहा हूँ। ट्रेंडिंग रिव्यूज, वेरी गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा सा मुझे बता दो यार ट्रेंडिंग कैसे होता है ना। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग यार। ये तेरे पास रख ले तो भैया, ये नोट्स सारे आज के, ये सेकंड वाला सेट है जो भी लेना है। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मानधात्री की। इसके बाद इन्होंने अपना जो राज है उसको फैलाना चालू करा और इनका राज नर्मदा नदी तक पहुंच गया, जहां पर ये एक शहर को बसाते हैं जिसका नाम रखा जाता है मानधाता। कहा जाता है कि प्रेजेंट डे ओमकारेश्वर है वो इन हिज नेम। बट यहाँ पर एक कंफ्लिक्ट आता है जो हमने पढ़ा है कई जगहों पे। मानधाता को कुछ लोग कहते हैं कि मंडला भी हो सकता है या सम अदर प्लेस भी हो सकती है। सो इट्स अ क्वेश्चन मार्क, बट हम ये मान के चलते हैं कि ये ओमकारेश्वर जैसा हिस्टोरियंस बोलते हैं वैसा हो सकता है। नाउ इनके डिसेंडेंट्स थे, उसमें एक प्रिंसेस बिंदुमती थी, इनसे उन्होंने विवाह रचाया
जो एल डायनास्टी की थी, जो सबसे पहले मैंने आपसे बोला था एल डायनास्टी, उनके बाद इन दोनों से 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्सा, अम्बरीश और मुचुकुंड। ये नाम बार बार आते हैं। और एक पुत्री हुई जिनका नाम था कावेरी। तो पुरुकुत्सा और मुचुकुंद जो है, पुरुकुत्सा ने नागा राजाओं की मदद करी थी मौर्य गांधर्वाज के अगेंस्ट में, और नागा राजाओं को जीत हासिल हुई थी। फिर उन्होंने एक नागा राजा की पुत्री के साथ विवाह करा था, नर्मदा। फिर मुचकुंड की जो कॉन्क्वेस्ट है वो परियात्रा और ऋक्ष पर्वत क्षेत्र के अंदर होती हैं, और वहां पर वो एक किला बनाते हैं। कहा जाता है कि ये वो जो किला है ये बाद में फिर महेश्वर कहलाएगा। ये ज्यादा समय तक ट्रायम्फ नहीं रहती है। एक और राजा हुआ करते थे, राजा महिष्मंत। ये है ब्रांच के थे, चंद्रवंशी थे, और इन्होंने मुचकुंद को हरा दिया और उनका किला कब्जे में ले लिया, और बाद में उस स्थान का नाम रख दिया गया महिष्मती, जो आज की तारीख में महेश्वर कहलाता है। सो ओंकारेश्वर मानधात्री का है और उनके पुत्रों में से महेश्वर है। तो ये कंसेप्ट है छोटा सा। देन इसके बाद में अगला जो पीरियड हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में पुराणों से मिलता है, एपिक से मिलता है, वो है परशुराम जी का पीरियड। 2550 से 2350 बीसी के आसपास इसको कोट किया जाता है। इस समय भृगुवंश यानी भार्गवा और है डायनास्टी के बीच में विवाद चल रहा है, आपस में झगड़े चल रहे हैं। भार्गव क्लैन जो था, ट्राइब जो था, वो भृगु डायनास्टी को बिलोंग करता था, और शुरुआत में ये गुजरात के अनंत पर्वत क्षेत्र के अंदर रहते थे। जब है डायनास्टी, जो बाद में हमने अभी पढ़ा कि ये है डायनास्टी है, ये उस इलाके में पहुंचती है और दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल होता है, तो भार्गवास यानी भृगु वंश वाले लोग उनके साथ स्टार्टिंग में अलाइन करते हैं, और बाद में फिर इनमें थोड़े से विवाद बढ़ जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, तो ये उस इलाके को छोड़ के आगे हट जाते हैं। सो भृगु है जो कन्फ्लिक्ट है, ये कहा जाता है कि गुजरात पोर्ट एरिया था, पोर्ट से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, तो वेल्थ के ऊपर या मैरीटाइम बिजनेस के ऊपर ये झगड़ा हुआ होगा। और फिर भृगुज माइग्रेट करते हैं कान्यकुब्ज क्षेत्र की तरफ। एक व्यक्ति का नाम यहाँ आता है ऋचिका। ऋचिका उर्वा के पुत्र थे। उर्वा इस प्लान के राजा हुआ करते थे, और ये है इसके खिलाफ हो जाते हैं। अब ऋचिका अपने पावर को बढ़ाने के लिए आसपास के राजाओं के साथ संधि करना शुरू करते हैं। एक राजा गधरी थे जो कान्यकुब्जा के थे, और वहां पे एक कंडीशन वो फुलफिल करते हैं, वो 1000 घोड़े उनको लाके देते हैं, और फिर उनकी पुत्री के साथ विवाह करते हैं। उनकी पुत्री का नाम था सत्यवती। ये विश्वामित्र ऋषि की बहन थी। इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था जमदग्नि, जो बाद में भृगु डायनास्टी के बहुत बड़े ऋषि हुए। और जमदग्नि आर्चरी के अंदर, जैसे उनके पिता थे, महारत रखते थे। उनका विवाह होता है रेणुका जी से, और फिर ये अयोध्या के थी राजा रेणु की पुत्री, और इनसे फिर जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, दैट इज अब है वंश का नुकसान होना है। सो जो जमदग्नि जी की पुत्र होंगे वो होंगे परशुराम जी। अब है डायनास्टी जो है, इसके अंदर एक राजा का नाम आता है, दैट इज कार्तिवीर्य अर्जुन। अच्छा और बुरा दोनों सेंस में आता है। इनको सहस्त्रार्जुन या सहस्त्रबाहु भी बोलते थे। अब सवाल ये उठता है कि सहस्त्रबाहु क्यों बोलते थे, क्या 1000 आर्म्स थे? ये कहा जाता है कि उनके पास 1000 शिप्स की नेवी हुआ करती थी, इसलिए सहस्त्रबाहु थे। और इन्होंने है एम्पायर को अपने चरम पर पहुंचाया, और काफी बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का इनके अंडर में हुआ करता था। महिष्मती इनकी कैपिटल बन चुकी थी। इसके बाद में ये कहा जाता है कि ये लोग ये धर्म कार्य के अंदर बहुत आगे थे, चैरिटी में बहुत आगे थे, ज्ञान में बहुत आगे थे, और उनका आचरण बहुत अच्छा हुआ करता था। और इन्होंने जितने क्षेत्र को कहा जाता है पूरी दुनिया को जब राज करना चालू करा, तो जस्टली राज करते थे, यानी न्याय के साथ राज करते थे, और बहुत सारे यज्ञों का परफॉर्मेंस किया। इन्हें काराकोटा नागाओं को इन्होंने हराया, जिन लोगों ने पहले उस समय के अनूप के ऊपर कब्जा कर लिया था, और महिष्मती को भी। जी जी, बहुत सारी चीजें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भूल गया, समथिंग ट्रेंडिंग है ना। ओके, सो ये कहा जाता है कि उन्होंने रावण को भी हराया था, जिन्होंने इस इलाके के ऊपर कब्जा करने की कोशिश किया था, पकड़ भी लिया था और फिर बाद में छोड़ भी दिया था।
फिर नर्मदा से हिमालयास तक अपने विक्टोरियस कैंपेन लेकर चले थे, जिसके अंदर ये जब जीतने लग गए तो थोड़े एरोगेंट होने लग गए। और यहाँ पर एक ऋषि अपावा हुआ करते थे हिमालयास में, उनका आश्रम ये जला देते हैं। ऋषि जमदग्नि के आश्रम में जब ये पहुंचते हैं तो ऋषि जमदग्नि इनकी और इनकी सेना की आवभगत करते हैं। उनके पास एक गाय हुआ करती थी कामधेनु, तो बाद में ये कामधेनु की डिमांड करते हैं। जब वो नहीं मानते हैं तो फिर वो नुकसान करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर जब परशुराम जी को पता चलता है कि उनके पिताजी के साथ मिसट्रीटमेंट हुआ है तो कार्तिवीर्य अर्जुन के वो हरा देते हैं। उनके जो 1000 हाथ थे उनको काट देते हैं, अल्टीमेटली ही किल हिम। परशुराम जी जब ये हत्या कर चुके होते हैं तो उसके बाद में फिर उनको ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हो गई, तो पेनेंस, मतलब हमको उसका क्या बोलते हैं, गलती करिए तो उसके लिए क्या करते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे पेनेंस को, पश्चाताप, उसके लिए वो निकल जाते हैं। ये कहा जाता है कि ये भी इनकार्नेशन है विष्णु के, और ये त्रेता और द्वापर युग के बीच में आते हैं। इनके पिताजी का आदेश होता है कि अब आप पिलग्रिमेज पे चले जाओ, जो आपने मर्डर किया है वो पाप को धोने के लिए। जब यहाँ से वो चलते हैं आगे तो इस बीच कार्तिवीर्य अर्जुन के जो पुत्र थे वो जमदग्नि जी के आश्रम के ऊपर अटैक करते हैं, और जब वो ध्यान मग्न थे तब उनकी हत्या कर देते हैं। परशुराम जी को ये पता चलता है तो वो डिक्लेयर कर देते हैं वॉर है लोगों के अगेंस्ट और सारे क्षत्रियों के अगेंस्ट में। और कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया एज पर लेजेंड। सिर्फ अयोध्या, पौरव, मगध, अंग और काशी के जो राजा थे, जो क्षत्रिय थे, वो उनसे बच पाए। इसके बाद उन्होंने बाद में भी है वंश के खिलाफ काम करते रहे, कई सारी बैटल्स में हराया है। सो दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ परशुराम जी। अब है जो थे है परशुराम जी निकल जाते हैं। सो परशुराम जी के बारे में कहा जाता है यहीं पर जहाँ चंबल का ओरिजिन है वहाँ इनका आश्रम माना जाता है। सो है प्रिंस थे कार्तिकेय अर्जुन। ये जातक कथाओं में भी कहा है, जगदीश बालके जी गुड मॉर्निंग, जातक कथाओं में भी आते हैं, और साथ ही साथ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर भी इनके बारे में विवरण मिलता है। और यहाँ पर भी यही बताया गया है कि है वंश का जो पतन हुआ है वो उनके सिंफुल एक्ट से हुआ है। जो ट्रेडिशनल स्टोरी है उसी को फॉलो करते हैं। अवंती के अंदर इनकी लोकेशन थी। इसके बाद में जो उनके पुत्र होते हैं जयध्वज, वो राज करते हैं और परशुराम के साथ लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। उसके बाद तालजंघा जयध्वज के पुत्र हैं, वो रिवाइव करने की कोशिश करते हैं इस डायनास्टी को, मगर फेल हो जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने भी इसको बताया है कि तालजंघा किस तरह से हार गए थे। उनके 5 पुत्र थे, वितिहोत्र और कुंडिकर, ये माउंटेन रेंजेस में जाकर बस गए जो वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र है। अवंती राजा थे, अवंती नाम है। अवंती राज करता है मालवा क्षेत्र के ऊपर, और इसलिए इसके नाम पर अवंती प्रदेश पड़ता है। तो सवाल ये उठेगा कि अवंती किसके नाम पे रखा गया। तो इसलिए जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपसे बोला है कि आप ऐसा 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 काम करके चलिएगा तो आपको पता रहेगा कि इसकी डायनास्टी कहाँ से कहाँ तक आ रही है, किस समय पर आ रही है, आप आराम से कर लोगे। ओके, उसके बाद में अवंती विदिशा को कैप्चर कर लेते हैं जो यादवास के पास था, और बाद में कान्यकुब्ज, काशी और कौशल के ऊपर अटैक करते हैं। नाउ ये जो नाम आ रहे हैं कान्यकुब्ज, काशी, कौशल, ये 16 महाजनपद में कुछ नाम मिलते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है अभी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ महाजनपद, तो उसके अंदर इनमें से कुछ स्टेट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद है वो सेशन, ये एमपी के ऊपर फोकस्ड है, वो इंडिया के ऊपर फोकस रहेगा। सूर्यवंश इसी बीच में, जैसे मारधात्री है, पुरुगुत्सा है, तरसदस्यु है, तरिया अरुणा है, सत्यव्रत है, त्रिशंकु है, हरिश्चंद्र है, ये अयोध्या और अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों के अंदर था। इसमें 6th जनरेशन हरिश्चंद्र के बाद एक राजा हुए बाहु। इन्होंने जब है वंश उनके ऊपर अटैक करता था तो वो वहां से भागे और इन्होंने फॉरेस्ट के अंदर पनाह ले ली, जंगलों में जाके। सागर बाहु के पुत्र हुए हैं और ये संत थे औरवा, उनके आश्रम में जन्म लेते हैं और बाद में सूर्यवंशी राजाओं में बड़ा नाम कमाते हैं। सागर है तालजुंगा को हरा देते हैं, अयोध्या को वापस ले लेते हैं और नॉर्थ इंडिया का उस समय का लार्जेस्ट एम्पायर क्रिएट करते हैं। इन्होंने
है को, पूरी डायनास्टी को, उनके अंडर में आने वाले सारे जितने भी सबऑर्डिनेट स्टेट्स हैं उन सबको हराया हुआ होता है और कंसोलिडेट करते हैं। सागर की जब डेथ हो जाती है तो विदर्भ के यादव वंश ये नॉर्थ की तरफ चढ़ाई करना चालू करते हैं और बची खुची है टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तालचुंग के कंटेम्प्रेरी राजा हुए हैं कौशिक, ये अपना राजपाट चरमावती यानी चंबल नदी तक फैला चुके होते हैं और चेदी राज की पुनः स्थापना करते हैं। भीमरथ एक और राजा है विदर्भ के, इनकी एक पुत्री है दमयंती, ये नल के साथ विवाह करते हैं और नलपुर राजा नल ने फाउंड किया था जो शिवपुरी में है, जिसे आज हम नरवर के नाम से जानते हैं। देन इसी समय पर करंधाम, अविक्षित और मरुट्टा इंग्लिश है, इंग्लिश में लिखा है, ये राजा हुआ करते थे वैशाली के और इन्होंने भी हया को रोका था। और करंधाम जो है उन्होंने विदिशा के राजा के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिन्होंने विदिशा के जो राजा थे उन्होंने करंधाम के पुत्र यानी अविक्षित को पकड़ लिया था, कब्जे में ले लिया था और उसके बाद में करंधाम ने अविक्षित को विदिशा के राजा की कैप्टिविटी से छुड़वा लिया था। मरुट्टा का नाम पुराणों में आता है और एक पावरफुल राजा हुआ है और ये लगातार नागा राजाओं के साथ और है राजाओं के साथ टकराते रहे हैं। मरुट्टा के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने पूर्व दिशा में है का जो एक्सपांशन था उसे रोक के है वंश को खत्म किया था। तो ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, तो है वंश जो फैल रहा था उसको अलग अलग इलाकों से कंप्रेस किया गया। काम करना इसको मैप कर लेना, है के आसपास वाला इलाका। अब हमारे पास अगला जो टाइम पीरियड आता है वो रामायण पीरियड आना चालू हो जाता है। कहा जाता है 2350 से 1950 बीसी अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस दीज हिस्टोरियंस हैव मेड। हम हिस्टोरियन नहीं है, जो लिखा है वो करके पढ़ा देते हैं। इन लोगों ने बेसिकली पीएल भार्गव और एसएन प्रधान हैं, ये मेन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने राम जी का पीरियड 1600 से 1500 बीसी माना है। अभी इसके पहले भी हमने यही वाली बात करी कि महाभारत का युद्ध जो हुआ है वो 1400 बीसी में हुआ है। और फिर हमने वो समय भी देखा है जब हमने काल की गणना सीखी थी और हमने 4 युग देखे थे और हमने पूरा एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल देखा था कि कितने कितने में कौन कौन डिवाइडेड है। तो वो अलग कैलकुलेशन है, ये हिस्टोरियंस की कैलकुलेशन है और हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमको उनके नाम और उनके साथ के जो तिथियां हैं उन्हें भी देखना पड़ेगा। सो सागर राजा जो थे बाहु के पुत्र थे ना, ओके, ये वापस से अयोध्या को अपनी कैपिटल फॉर्म करते हैं सरयू नदी के किनारे और यहाँ पर इनके एक पुत्र हुआ करते थे भागीरथ और भागीरथ इमर्ज करते हैं और भागीरथ के बारे में कहा जाता है कि ये धरती पे गंगा को उतार के लेकर आए हैं शिव और गंगा के डिवोशन से और ये चक्रवर्ती थे और बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। देन इसके बाद में एक और राजा का नाम आता है अम्बरीश, ये 4th डिसेंडेंट हैं भगीरथ के और ये फिर से कौशल राज को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप, इनको दिलीप II कहा जाता है, ये भी एक राजा पावरफुल हुए, ये चक्रवर्ती थे। इनके पुत्र थे रघु और यहाँ से शुरू होती है रघुवंशी। सो यहाँ से ये चालू होती है रघुवंशी। इन्होंने पूरी पृथ्वी को जीता था और विश्वजीत यज्ञ किया था, अंडरलाइन कर लेना, विश्वजीत यज्ञ। इनके पुत्र थे अजा और उनके पुत्र थे दशरथ, ये एम्परर थे। दशरथ जी की पत्नी थी कौशल्या, साउथ कोसल की राजकुमारी थी, उनसे उन्हें एक पुत्र हुआ था श्री राम जी। तो ये रामायण की कहानी यहाँ शुरू होती। तो पूरी रामायण, अब राम जी का एग्जाइल है तो इस एग्जाइल के अंदर मध्य प्रदेश के बहुत सारे स्थान हैं। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके बात कर रहा हूँ, यहाँ आप नोट कर लेंगे सब लोग। राम पथ गमन यानी जब वो जंगल में गए थे तो किस किस स्थान के ऊपर गए थे और ये एक कॉरिडोर डेवलप करने की प्रोजेक्ट है। फिर रामायण म्यूजियम नहीं जोड़ेंगे आप, इलाके सारे जोड़ देंगे। एग्जाइल होता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे इलाकों के नाम आते हैं, पन्ना, सतना, शहडोल, छत्तीसगढ़ का बस्तर। यहाँ के खास तौर पे चित्रकूट से दंडक अरण्य, आप समझ में आ जाएगा दंडकारण्य क्यों कहलाया जाता है।
वहां तक की जर्नी है इनकी। बहुत सारे इलाके हैं इसके अंदर, और कहा जाता है कि इन्होंने सोन और महानदी को क्रॉस किया था। चित्रकूट से अमरकंटक, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब कहा यह जाता है कि जो रावण की लंका है, वो तो श्रीलंका हम लोग बोलते हैं, बट जो हिस्टोरियंस हैं वो डिबेट करते हैं कि कहाँ रही होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोकेशन अमरकंटक के आसपास हुआ करती थी, जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम होता है, सोन का उद्गम होता है, जोहिल्ला का उद्गम होता है, 3 है। लेकिन रावण जी को जब हरा दिया जाता है और राम जी जब वापस आते हैं और अयोध्या पर राज करते हैं, फिर सीता जी को ये भेज देते हैं। उसके बाद इनके पुत्र पैदा होते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में, लव और कुश। ये भी कई जगहों के ऊपर मिलता है कि यहाँ हुए हैं, वहाँ हुए हैं। वेरी फ्रेंकली बोलूँ सो एक बार हम कई बार घुमा फिरा करते हैं जंगलों में। सो देवास जिले में एक बागली तहसील है जिसको ज़िला बनाने के बोला गया था शिवराज सिंह जी के द्वारा। तो बागली के सदर्न पोर्शन में एक इलाका आता है, वहाँ पे भी कुछ कुछ इसी प्रकार की कहानियाँ मिलती हैं कि ये वो इलाका है। सो अगर आप 2 इलाकों, क्योंकि आप पढ़े हुए होते हो पीएससी की स्टोरीज की ये यहाँ पर हुआ है, ये यहाँ पे हुआ है, और फिर वही स्टोरी आपको किसी दूसरे क्षेत्र में मिलती है, तो आपके मन में क्वेश्चन मार्क आता है। तो वट एवर द केस में भी, वट एवर द रीजन में भी, ये है कि ये मध्य प्रदेश के इलाके से गुजरे थे। इतने से ऊपर है ना, अपने दिमाग में या कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिस हिस्से के अंदर हम सेकंड ऑर्डर की हिस्ट्री को बिलीव कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड ऑर्डर नहीं है ये। सो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये लेजेंड है, ये मिथ्स हैं, पुराण हैं और एपिक्स हैं, जिनके अंदर बार बार बदलाव किए जाते रहे हैं। अगला जो पार्ट था हमारे पास, इसके बाद सक्सेशन होना चालू होता है। सक्सेशन में आपको तो याद ही होगा, तो घोड़े को रोक लिया था पुत्रों ने, तो लव, कुश और शत्रुघ्न उनके भाई। सो लव कौशल के ऊपर राज करते हैं। कुश के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुशावती नाम का शहर बसाया था, मध्य प्रदेश के अंदर, विंध्य माउंटेन रेंज के बीच में है। एक भाई जो शत्रुघ्न थे वो विदिशा के ऊपर राज किए करते थे, बेसनगर, उस इलाके के अंदर। अब यहाँ पर त्रेता युग समाप्त होता है जब महर्षि वाल्मीकि और दशरथी राम के साथ हम एंटर करते हैं द्वापर में। अब यहाँ जब हम द्वापर में जाते हैं तो यहाँ पर अगली कहानी शुरू होती है। चंद्रवंश के एक राजा थे दुष्यंत, इनकी विवाह होता है शकुंतला से, और यहाँ एक जन्म होता है राजा का भारत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतवर्ष दिया हुआ है केटी में, और इन्हीं के नाम से इंडिया, दैट इज भारत, आर्टिकल 1 शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और जिसकी टेरिटरीज 3 तरीके की होंगी। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ से शुरू होता है कृष्ण एरा, कह सकते हो महाभारत काल। 1950 से 1420 तक का समय काल हिस्टोरियंस देते हैं। ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर अजीबोगरीब डायनास्टिक डायनामिक्स चल रही है, यानी एक राजा दूसरे राजा के खिलाफ है। तो जब ग्रुपिंग होगी, पूरी महाभारत की लड़ाई होगी, तो कौन कौरव के साथ था, कौन पांडवों के साथ था, वो वाला कहानी आ जाता है। यहाँ पर जैसे ही श्री कृष्ण का कोरोनेशन होता है, वहां से माना जाता है कि द्वापर युग की शुरुआत हुई है। यहाँ पे जो मेजर डायनास्टीज इन्वॉल्व होंगी वो है पांचाल, यादव और कौरव। अब एक चीज याद रखिएगा, इसके जस्ट बाद ये आज खासतौर पे इसीलिए उठाया है ताकि मेरे 2 सेशन अगर आप देखते हो तो आपके दिमाग से वो कन्फ्लिक्ट्स निकलना चालू हो जाती हैं। एक ये वाला पार्ट है जिस पार्ट को हम एमपी के अंदर एपिक्स का पार्ट कहते हैं या पुराणों से निकला हुआ पार्ट कहते हैं, और एक वो वाला पार्ट होगा जो महाजनपद के अंदर फर्स्ट हैंड टेक्स्ट लिखे गए थे, उनके अंदर से निकली हुई हिस्ट्री है। सो उसके अंदर भी ये डायनास्टीज हैं। तो अगर ये इस समय पे ये डायनास्टी थी तो ये बनी कब थी? तो मेरे लास्ट सेशन के अंदर मैंने आई फॉरगॉट कि कब कहा था, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जब मैंने दशराजन पढ़ाई थी, और दशराजन के बाद में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से उसमें बंटवारे हुए थे जीत के बाद में। जब दशराजन लड़ाई खत्म हो गई, उसमें जो लोग जीत गए तो उन लोगों ने किस किस क्षेत्र में किस किस को भेजा था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि उस क्षेत्र का एक मैप बना के रख लीजिए ताकि आने वाले समय के अंदर क्वेश्चन एक आना है हिस्ट्री में से आया था, मोस्ट प्रोबेबली AIKT में से आना, यानी कंसेप्ट्स वाला पार्ट जो दिया हुआ नया जोड़ा है वो एंशिएंट को कवर करेगा। लेकिन कह नहीं सकते, ये लोग मोस्ट प्रोबेबल को छोड़ के लाइकली प्रोबेबल में चले जाते हैं कई बार। सो
नया पार्ट जुड़ा है, इसको साइकिल में आने के लिए एक स्टार्ट चाहिए, तो ये एग्जाम स्टार्ट है, इसलिए एंशिएंट पे थोड़ा फोकस अच्छा करके जाइएगा। पिछली बार तक मैं एंशिएंट पे इतना फोकस नहीं करता था, इतना ज़्यादा डीप में। मेंस का है, मेंस पे पढ़ा दिया ठीक है, लेकिन इस बार ज़रूरी है। अब जब द्वापर एरा जा रहा होता है, महाभारत हो चुकी होती है, तो यहाँ पर कुछ नाम निकल कर आते हैं, जैसे वितिहोत्रास, ये पुराणों के अंदर मिलता है और कहा जाता है कि स्कॉलर्स जो हैं वो इसको अटेस्ट करते हैं कि ये अवंती के राजा हैं। अब यहाँ पर एक अवंती किसके नाम पे पड़ा था वो आपको पता है, तो अवंती की डायनास्टी यहाँ चालू हो चुकी है। अब यहाँ पर अवंती की उस टाइम कैपिटल महेश्वती थी, महेश्वर, और द्वापर समय में पावरफुल थी। यदुवंश की एक प्रिंसेस थी, उन्होंने राजा अवंती के साथ विवाह करा था और 2 पुत्र हुए थे, विंद और उपविंद, और ये दोनों महाभारत के अंदर लड़ाई करेंगे कौरवों के साथ। कृष्णा जी की शिक्षा स्कंद पुराण के हिसाब से गुरु सांदीपनी जिनका आश्रम उज्जैन में है, यहाँ से हुई थी, और यहाँ कृष्ण जी ने और बलराम जी ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स की मास्टरी ली थी, और अनुविंदा को श्री कृष्णा ने हराया था और उनकी बहन मित्रविंदा के साथ विवाह किया था भागवत के अनुसार। एक और डायनास्टी यहाँ पे मिलती है हमको, चेदी डायनास्टी। अब चेदी डायनास्टी के बारे में ये नाम याद रखिएगा, वसु ने फाउंड की थी, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि महाजनपद के अंदर मेरी सारी कहानी की स्टार्टिंग यहाँ से हुई। तब आपके थोड़े से जाले साफ हो जाएंगे कि हम कर क्या रहे। वासु कुरु के पुत्र सुधन्वा के वंश में से आते थे। इन्होंने चेदी के ऊपर राजपाट चालू किया था और यादवों से इसको जीता था। इसके बाद में चेदी का इस इलाके के अंदर एक नया एरा शुरू होता है और ये चक्रवर्ती कहलाए हैं पुराणों के अंदर। इनके बाद इनके पुत्र इस पर राज करते हैं, प्रत्यगर्भा, एक पुत्र का नाम यहाँ लिया, प्रत्यगर्भा, वसु के पुत्र, चेदी वंश यहाँ से शुरू हो रहा है। इसी टाइम पर एक और नाम आता है जो चंबल नदी के किनारे मिलता है, रांति देव। इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने अनाप शनाप यज्ञ किए थे, इनन्यूमरस, मतलब गिनती नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं हिंदोरी में अनाप शनाप। और इस इलाके के अंदर रिलीजियस और कल्चरल इलाके को फैलाया। मणिपुर, ये नाम याद रखिएगा, अभी चूंकि हाईलाइटेड है। मणिपुर के बारे में कहा जाता है कि ये मॉडर्न डे महिदपुर है, पुराना मणिपुर आज का महिदपुर है। सो ये महिदपुर वाले इलाके के अंदर भाबरुवाहना, ये अर्जुन के पुत्र थे, इन्होंने यज्ञ किए थे और यहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिकल सपोर्ट भी मिला है इस इलाके से। फिर द्वापर युग के अंदर मध्य प्रदेश में कुछ और नाम मिलते हैं, जैसे करुष है, दाशरना है और मत्स्य है। इसके बारे में भी मेरी कहानी अगले सेशन में होने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मत्स्य क्या है, दाशरना क्या है, करुष क्या है। और उसके बाद फिर एक और सेशन होना है जो महाजनपद एमपी पे फोकस करेगा। ये वो वाला पार्ट है जो एपिक्स का है, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन बहुत खतरनाक होता है। और इसी वजह से मैंने आप लोगों से कहा है कि स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनाइए, वंशावली बनाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। वंशावली बनाइए और लिखते चलिए कि ये रामायण में है, ये महाभारत में है, ये पुराणों में दिया हुआ है, और फिर बाद की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आ जाएगी कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर है, ये जैन टेक्स्ट के अंदर है, एक्सेट्रा। द्वापर युग खत्म हो जाता है। यहाँ पर हाँ एक और नाम है। यहाँ हमें एक और भोज के बारे में पता चलता है जो द्वापर युग के अंत के समय पर हुए हैं। भोज राजा, विदर्भ राजा और निषाद, ये भी कौरवों के साथ थे। द्वापर युग खत्म हो जाता है, परीक्षित जी के हाथ में राजपाट आ जाता है और परीक्षित के असेंशन के साथ ही द्वापर समाप्त माना जाता है और कलयुग की शुरुआत बोली जाती है। अब ये तो कहानियां थी, कहने की बात है, क्यों कहानियां बोलते हैं लोग। अब यहाँ कन्फ्लिक्ट आता है, एक होता है फेथ, एक होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो जो लोग इसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में नहीं लेते, इसलिए वो उनको बोलते हैं या तो लेजेंड है या ये मिथ है। अब इसको हम कोरॉबरेट करें कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग क्या आती है, तो ये समयकाल तो हमें पता है कि आपने रफली कैलकुलेट करके ये बता दिया है। तो इस समयकाल पे क्या हो रहा है, सबसे पहले चालकोलिथिक अर्ली आयरन एज जो मैं पढ़ा चुका हूँ, यहाँ हमने एक्सकेवेशन करे हैं और बहुत सारी नदियों के आसपास हमको अलग अलग इलाकों के अंदर सिविलाइजेशन के पता चल रहे हैं। मेरी उम्मीद है AIKT जो फर्स्ट पार्ट नया जोड़ा है 1 कंपल्सरीली आना है, 99.99% उम्मीद है, 100% तो कुछ नहीं होता।
हो सकता है 2 क्वेश्चन है, इस वजह से बाकी एरिया के ऊपर हम माइनस कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जो नदियां हैं, नर्मदा, चंबल, शिप्रा, बेतवा, देस, बीना, काली सिंध, धसान, केन, टोंस, सोन और ताप्ती, इन नदियों के किनारे पुराने कल्चर्स डेवलप हुए और कुछ प्रोमिनेंट कल्चर्स के नाम आते हैं और वहां पे पता चलता है कि ये लोग काफी समय तक रहे हैं। कायथा पढ़ा दिया है, एरन, माहेश्वर, नावदा टोली, नागदा, दांगवाड़ा, महिदपुर, रोनीजा, औरा, मनोती, बैसनगर, भीमबेटका, त्रिपुरी, मंदसौर, आजाद नगर, इंदौर, पिपरिया, लोरका, चिचली एक्सेट्रा, ये सारे वी हैव डन इट लॉन्ग बैक, एक 1.5 महीना हो गया। चालकोलिथिक और अर्ली आयरन एज के अंदर वैदिक और पौराणिक हिस्ट्री का खेल हो जाता है। अब यहाँ इंटरप्रिटेशन कैसे निकाला गया है वो समझिएगा। मैंने आप लोगों को जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई थी तो आपसे बात करी थी कि मेगालिथिक कल्चर्स होते थे। मेगालिथिक कल्चर के बारे में हल्का सा एक एविडेंस निकाला है एक हिस्टोरियन ने, दैट इज, मैंने नाम यहाँ नहीं लिखा उनका, उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि जो विंध्य प्रदेश के अंदर मेगालिथिक कल्चर मिलता है, साउथ कोसल में मिलता है, इट मे और इट मे नॉट डिपिक्ट द स्टेज ऑफ रामायण। अब माइथोलॉजिकल ट्रेडिशंस थे जिसमें हाया का इंकर्जन होता है 1800 BC के आसपास, चालकोलिथिक सेटलमेंट इसी समय का है। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन हमारे पास जो पॉटरी मिलती है वो आर्यन नहीं मिलती। अब सवाल ये है कि अगर हम बोले कि PGW कल्चर है, NBPW कल्चर है, जिसे हम एसोसिएट करते हैं वैदिक कल्चर के साथ, ये वाली पॉटरी होना चाहिए, वो पॉटरी, उस समय भी मैंने यही चीज हाईलाइट करी थी कि ये पॉटरी उसको मैच नहीं करती है। आहार कल्चर जो राजस्थान का और थोड़ा बहुत एक्सटेंड होता है मंदसौर नीमच तक का, या मालवा कल्चर है, ये चालकोलिथिक कल्चर है मध्य प्रदेश की, स्पेशल है। फिर जो चालकोलिथिक पीरियड के अंदर सारी जगहों पे फ्लड्स आए हैं जो शतपथ ब्राह्मण में और पुराणों में दिए गए हैं कि एक फ्लड आए थे इस तरह से जिनकी वजह से काफी सारे कल्चर का नुकसान हुआ था, लोग अपनी जगहों को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, बाढ़ की स्थिति बन गई थी। अब यहाँ पर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन आते हैं। तो CB त्रिवेदी नाम दिया मैंने, नेक्स्ट पेज पे दिया। CB त्रिवेदी ने मेगालिथिक कल्चर को कनेक्ट करा है रामायण के साथ। वाल्मीकि जी की रामायण के अंदर एक पैसेज है, अरण्य कांड के अंदर है, जहां पर वो एक विराधा नामक डेमन को क्या बोलते हैं, राक्षस, सब अंग्रेज बैठे मेरे को। ओके, तो उन्होंने ये उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे ही उनका अंत आता है राक्षस का, कि आप मुझे एक गड्ढे में डाल दें जैसे जैसे। तो लक्ष्मण को बोला जाता है कि पिट खोद के उसको इसमें डाल दो और उसके ऊपर एक पत्थर रख दो। ये मेगालिथिक कल्चर है और ये ट्राइबल कल्चर था जो साउथ इंडिया के अंदर हमें बार बार मिलता है और कई जगहों पर मिलता है। OP जैन जो दूसरे हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि ये नहीं बताता डेथ। ओके, ठीक है, कि राम जी का एग्जिस्टेंस 1950 या 1500 BC में था। तो ये कन्फ्लिक्ट है जो आपस में हिस्टोरियंस लड़ते हैं। डजंट मैटर, आप तो जगह का नाम याद रखो भैया, समय पे मत जाओ। ये कहा है OP जैन के हिसाब से कि मेगालिथिक साइट्स जितनी भी हैं, दीज कैन नॉट बी लिंक्ड विद इपिक्स एंड पुराणास। कुछ लोग उसे लिंक करने की कोशिश करते हैं, OP जैन साहब बोलते हैं कि ऐसा लिंकिंग नहीं करना है। चालकोलिथिक कल्चर के अंदर जो हमारे पास आता है उसके अंदर ये कहा जाता है कि भैया हो सकता है कि आर्यन ब्रांचेस हो सकता है। दूसरा ओपिनियन ये आता है कि ये हो सकता है वो लोग रहे हो जो हड़प्पा से डिस्प्लेस होकर आए थे। तीसरा, भाई वो लोग भी हो सकते हैं जो वेस्ट एशिया और ईरान से माइग्रेट कर आए हों। ठीक है, ये भी लोग बोलते हैं, जो पुराण है, पुराण ये चीज बोलते हैं कि नाग, शबर और कुलिंदा, ये 3 ट्राइबल कम्युनिटीज थी, नॉन आर्यन कम्युनिटीज थी जो इस इलाके में रहा करती थी। हो सकता है ये जो कल्चर थे ये इनके कल्चर। सो वी डोंट नो, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। हिस्टोरिकली वी डोंट नो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, तो इसलिए समझना सीखना एग्जैक्ट पे मत जाना। प्री शायद घुमाए, लेकिन वो टू द पॉइंट रहने वाले हैं, ज्यादातर आते नहीं हैं क्वेश्चंस। आहार का जो पॉटरी है वो हमें आहार से, गिलुंद से, बालाथाल से मिलता है राजस्थान के। चालकोलिथिक सेटलमेंट जो MP के हैं वो जो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ बीच में एक गैप आता है। जब मैं लाइन से पढ़ा रहा था आपको सारी चीजें, तब मैंने आपको गैप मेंशन किया था। एक गैप आता है 600 साल का, उसके बाद फिर से कल्चर इवॉल्व होता है। कहा जाता है कि महेश्वर नदी के किनारे था, नावदा टोली नदी के किनारे था, नागदा नदी के किनारे था, मनौती नदी के किनारे था, और ये सारे कल्चर सिर्फ फ्लड की वजह से खत्म हुए। कोरिलेशन भी आता है, जैसे हमने अभी पहले बोला, शतपथ ब्राह्मण और पुराणों की वजह से कोरिलेशन हो जाता है। अब कॉपर
एज जब आती है, यानी चालकोलिथिक पीरियड जब शुरू होता है, तो इसके अंदर भागवत, मत्स्य, वायु और पद्म पुराण के नाम, इनके जो किताबों के अंदर सहस्त्रजीत का नाम आता है। ये वायु के पुत्र थे, राजा वायु के, और शतजीत के पिता थे भागवत पुराण के हिसाब से। इनके जो पुत्र थे शतजीत, इनके जो पुत्र थे उसमें एक का नाम था महा है, एक का नाम था वेनु है, और एक का नाम था है। और यहाँ से वो है वंश चालू होता है। तो कार्तिवीर्य अर्जुन है वंश के थे। फिर है डायनास्टी के बारे में HD सांखलिया, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये कहते हैं कि है ब्रांच की वितिहोत्र ब्रांच जो थी, है वंश की वितिहोत्र ब्रांच चालकोलिथिक कल्चर ऑफ मालवा और डेक्कन की थी। HD सांखलिया का ये कहना है। फिर इन लोगों ने आर्कियोलॉजिकल कल्चर जो नर्मदा वैली से मिला है उसको पुराने से जोड़ने की कोशिश करी है, और एक और कल्चर है जिसे हम बनास या हार कल्चर बोलते हैं, इसको आर्यों के साथ जोड़ा गया है और यादवों के साथ जोड़ा गया है। मालवा का कल्चर है का जोड़ा गया है। कुछ ने चालकोलिथिक कल्चर को नागास, शबर और पुलिंदा के साथ जोड़ा है। तो जितने हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अपने अपने जो भी तर्क कहेंगे हम, उन तर्कों के हिसाब से ये जोड़ा है। अब श्याम सुंदर निगम जी हैं, ये पुराणिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं कॉपर स्टोन कल्चर की, और उन्होंने बोला है कि कारकोटक नागा होते थे और मोने गांधर्वा रहा करते थे। पुरुकुत्सा जो मांधात्री की अभी हमने बात करी थी, मांधात्री के पुत्र थे जिन्होंने नागाओं के राजकुमारी से शादी करी थी मालवा के रीजन में। फिर मुचकुंड ने उन्होंने महिष्मती बनाया था। सो ये वाला बोलते हैं कि है और भृगु के इन सब की कहानियों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एविडेंस हो सकता है ये ट्राइबल एविडेंस हो सकता है। हम वी कैन नॉट से टू एनीथिंग। अगली चीज जो हमारे पास आती है, अब पॉटरी मिली आपको MP में, बहुत सारी पॉटरी, यहाँ थोड़ा सा ध्यान लेके चलिएगा। शुरुआत में जब आर्यंस आए थे, जब वैदिक हम पीरियड पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर जो एरिया हमने मार्कअप किया था, या मैंने आप लोगों को जो मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से कोट किया था कि अभी जैसे दजला और फरात, यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर सूख रही हैं, तो एक साइट निकल कर बाहर आई और आर्कियोलॉजिस्ट ने उसकी डिस्कवरी करी, वहाँ से जो एविडेंसेस निकाले तो पता चला वो मित्तानीज की थी। मित्तानी वही हैं जो उस समय के उस इलाके के आर्यन राजा हैं। आर्यों का क्षेत्र था इराक, ईरान के भी वेस्ट में। सो वहाँ से अगर हम लेना चालू करते हैं तो पूरा पाकिस्तान वाला बेल्ट हो जाता है। अगर नॉर्थ से आ रहे हैं तो अफगानिस्तान वाला बेल्ट है, पंजाब, हरियाणा है, सिंध, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड ईस्टर्न इंडिया। ये वैदिक लिटरेचर के हिसाब से पूरा क्षेत्र जो है वो आर्यों का था। इसके बारे में मैंने पूरी बात करी थी आप लोगों से, शब्द सैंधव किसने कहा है, आर्यव्रत किसने कहा है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो सवाल आते हैं कि PGW कल्चर या NVPW कल्चर, जिनको हमने पहले हैंडल किया बहुत अच्छे से, BB लाल साहब हैं, इनका ये कहना है कि PGW कल्चर आर्यंस के साथ जुड़ा हुआ है, लाल साहब का। और ये नॉर्थ में एक ही लेयर के अंदर बहुत बड़े क्षेत्रफल में मिलती है, और इसी के साथ में चालकोलिथिक सेटलमेंट MP के भी टच होते हैं। श्याम सुंदर निगम जी बोलते हैं कि जो पेंटेड ग्रेवियर हमारा मिलता है मालवा कल्चर का, ये वितिहोत्र और प्रद्योत डायनास्टी से। अब एक डायनास्टी और आ गई, प्रद्योत डायनास्टी। फिर PGW हमारे पास उस समय काल पे नहीं मिलता जिस समय काल पे हर जगह PGW मिल रहा है। समय काल कैसे निकालते हैं कि जब आप गड्ढा खोदते हैं तो जिस लेयर के अंदर वो मिल रहा है, क्या वो मिट्टी की लेयर सब जगह एक जैसी है? तो जिस जिस जगह पर वो PGW हमको मिलता है, प्रिंटेड ग्रेवियर, मटका, मटकी, मिट्टी का कोई समृद्ध भांड, वो जहां से मिल रहा है उस लेयर के ऊपर या नीचे कौन कौन सी लेयर में कुछ दूसरी सामान मिलते हैं। तो मालवा के अंदर वो बाद में मिलता है, उसी समय नहीं मिलता। इसका ये मतलब होता है कि मालवा के क्षेत्रों में आर्यन कल्चर विद पॉटरी, आर्यन आए होंगे, पॉटरी नहीं आए होंगे, आर्यन कल्चर विद पॉटरी बाद में आए। सो कायथा के बारे में बात होती है, तो कायथा हो सकता है कि क्वाइट पॉसिबली ये नागाज का था। एरन है, एरन का नुकसान हो सकता है एरन में जाके बस गए है अटैक से बचने के लिए, क्योंकि एरन के एक टिपिकल सिनारियो जिस क्षेत्र में वो बना हुआ है। सो ये PGW का मामला हो जाता है, MP के अंदर लेट आता है। और आर्यन प्रेजेंस के बारे में बात होती है, तो जैसा मैंने वैदिक पीरियड के अंदर भी कहा था, जब वेदों को हमने पढ़ा था और उसके बाद वैदिक हिस्ट्री के बारे में बात करी थी कि इस इलाके को दक्षिण पद बोला जाता था। सो आई एम टेकिंग अ 5 मिनट ब्रेक। ये MP का वो वाला कंपोनेंट था जो
पौराणिक और एपिक्स में से निकलता है। अगला जो मेरा आज का काम है, जो हमारा कंटिन्यूस चल रहा था, कल हमने बात करी थी महाजनपद की सोसाइटी के इकोनॉमी के बारे में और थोड़ा बहुत सोशल कल्चर के बारे में। इसका एक सेशन पहले भी हो चुका है। आज बात करना है पॉलिटी के बारे में। तो राजनीतिक व्यवस्था महाजनपद की किस तरह से थी। जो लोग रेगुलर मेरा सेशन देख रहे हैं उनको पहले सेशन में मैंने बता दिया था खासतौर पर कि महाजनपद को डाइवर्स समझ के करना। महाजनपद जब भी पढ़ने बैठो तो मेंटल मैपिंग में ये होना चाहिए कि एक तरफा एक का राज नहीं है। वहाँ अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग सिस्टम्स प्रिवेलेंट हैं। बाद में ये एक बनेंगे और इन्हें एक बनाने वाला होगा महापद्मानंदा। सो महाजनपद का लास्ट राजा, लास्ट महाराजा एकराट, सो दैट इज महापद्मानंदा, जो नंद वंश के अंदर आएगा। और फिर उसके वंश के अंदर लास्ट होगा धनानंदा, जिसको अल्टीमेटली ट्यून कर दिया जाएगा, बेटा बाय बाय। सो वहां से मौर्य सिस्टम शुरू हो जाएगा, लेकिन रहेगी कैपिटल वही मगध। सो मगध शुरुआत में एक महाजनपद बनेगा। सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक, 5-6 मिनट के बाद इसकी अगली सेशन। बाय बाय। कौन आया?